नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास कवरेज गोल्ड महाकुंभ में। गोल्ड महाकुंभ जहां पर आज हम पहले पैनल की शुरुआत करने वाले हैं और उस पैनल का हमने नाम दिया है गोल्डन एसेट क्लास। गोल्डन एसेट क्लास हमने नाम क्या दिया है? हम इस पैनल की शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवाल मैं आपसे, आप अपने दर्शकों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। गोल्डन एसेट क्लास क्यों कहा जाता है? गोल्ड में ऐसी क्या खास बात है कि लोगों को इतना पसंद में आता है, इतनी चर्चा में रहती है? गोल्ड आखिर है क्या? क्या निवेश का विकल्प है, या फिर करेंसी है, या हेजिंग का टूल्स है, या फिर आपके लिए एक इमरजेंसी फंड है, या सिर्फ आप इसे एक ज्वेलरी के तौर पर देखते हैं? क्या देखते हैं गोल्ड पर? इन तमाम सवालों के बारे में आप सोचिए, लेकिन हमारे साथ एक मेहमानों का एक बड़ा पैनल है जो आपके इन तमाम सवालों के जवाब भी देंगे, और इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे सवाल होंगे निवेश से जुड़े हुए और आपके शॉपिंग से जुड़े हुए, उन तमाम सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं विक्रम धवन हैं, फंड मैनेजर हैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के। सिद्धार्थ श्रीवास्तव हैं, हेड ईटीए प्रोडक्ट और फंड मैनेजर है मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया के। और जयप्रकाश गुप्ता है, फाउंडर है धन के और मनीलिशियस के। और साथ ही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया के सीईओ सचिन जैन है और शुभांकर सेन है, लीडिंग ज्वेलरी कंपनी सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के। साथ ही हमारे इन हाउस एक्सपर्ट और हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया जी भी है, और साथ ही कविता थपलियाल जो पिछले 2 दशक से करीब पर्सनल फाइनेंस को कवर कर रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कवरेज में आने के लिए। सबसे पहले अपने इन हाउस एक्सपर्ट निकुंज सर, आपके पास मैं आना चाहूँगा। गोल्ड को सर आप कैसे देखते हैं? ये एक एसेट क्लास है, या फिर इमरजेंसी फंड है, या ज्वेलरी है? देखिए, गोल्ड की चमक जो है वह सालों ही सालों से, दशकों से सबको चमका रही है। तो गोल्ड आई थिंक इज समथिंग विच यू, आपने जो बोला वो हर कैटेगरी में डिपेंडिंग ऑन हुम यू आर आस्किंग यू विल गेट अ डिफरेंट आंसर। आप फंड मैनेजर से पूछेंगे उसे हेजिंग टूल बोलेंगे, आप अगर एक हाउसवाइफ से पूछेंगे तो बोलेंगे वो स्त्री धन है, आप अगर मेरे से पूछेंगे मैं बोलूँगा एसेट डाइवर्सिफिकेशन है। तो डिपेंडिंग ऑन हुम यू आर आस्किंग यू एक्चुअली विल गेट अ वेरी डिफरेंट आंसर। मगर कुछ ट्रेंड्स हैं इस समय गोल्ड के अंदर जो उभर कर आए हैं, जो हिस्ट्री से अलग हैं, उन पर फोकस करते हैं। पहली बार हमने देखा है कि गोल्ड इस समय दूसरी एसेट क्लासेस के साथ चल रहा है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, मैं इंडिया में बात कर रहा हूँ, और इक्विटी मार्केट भी ऑल टाइम पर है। ये रेयर होता है। सेकंड, गोल्ड हमेशा एक इन्फ्लेशन का हेज होता है, मगर इस समय एक इन्वेस्टमेंट की इसमें हम देखने गतिविधि देखने को मिल रही है। और गोल्ड का जो प्रमुख कारण है, यहाँ पर सब विशेषज्ञ हैं, मगर जो मेरी समझ है, और मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ, तो गोल्ड में बढ़ने का प्रमुख कारण इस समय ये है कि ग्लोबली सेंट्रल बैंकर्स जो गोल्ड में पैसा डालते हैं उसको बढ़ा रहे हैं। यूएस ट्रेजरी में सब सेंट्रल बैंक्स पैसा डालते थे, और यूएस ट्रेजरी को लेकर के यूएस में डेट ज़्यादा है तो वहाँ से पैसा उसमें कम जा रहा है और गोल्ड में ज़्यादा आ रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। और कविता, आप देखिए इस बजट के अंदर गोल्ड के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम हुई है, तो सरकार भी गोल्ड को लेकर के इतना चिंतित नहीं है कि गोल्ड के इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं। कुल मिलाकर के सोने की चमक ने इस बार सबको अचंभित करा है। और क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सोना का जो टोटल क्वेश्चन है, जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, जो टोटल सेविंग्स है गोल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा है कि हिंदुस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि गोल्ड की वजह से भी एक वेल्थ इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं क्लियरली कि निवेश एक लेकिन फायदे अनेक, और इन्हीं फायदों को अब पता करते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सोने में निवेश रणनीति हो या खरीदारी हो या कोई गोल्ड प्लानिंग हो, कीमतों को लेकर के आकलन किया जा रहा है, उस पर बारीकी से अब सभी की राय हम यहाँ पर लेते हैं। अजय, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि रिकॉर्ड हाई पर कीमतें पहुंचती हुई अब दिखाई दे रही हैं, चमक लगातार बढ़ती हुई जा रही है। बहुत बड़ा ट्रिगर अब एक रेट कट भी है जो कि काफी हद तक कीमतों में फैक्टर इन भी हो गया है। हम बारीकी से एक एक पहलू पर जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कीमतों का ट्रेंड मुझे आपसे समझना है, क्योंकि सोना एक सेफ हैवन एसेट भी है और लोग अपने पोर्टफोलियो में उसको हेज भी करते हैं। बहुत सारे फंड मैनेजर्स उसको टैक्टिकली भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, फंड्स में रखते हैं। लेकिन पिछला 1 दशक अगर मैं समझना चाहूँ, जो कि कई बार हम चर्चा में लेकर आए हैं आपके साथ, सभी के साथ बहुत बातचीत भी हुई है, निराश नहीं किया है इस एसेट क्लास ने, है ना? और जिस तरह के आप जियोपॉलिटिकल टेंशन कह दीजिए, रेट सिनारियो, ब्याज दर का सिनारियो आप समझ लीजिए, कीमतों को हमेशा बूस्ट मिला है और अब जो है रिकॉर्ड हाई पे कीमतें पहुंच चुकी हैं। कल, आज और कल सोने का। कविता, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बहुत ही खास शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। निकुंज ने बहुत अच्छा टच किया, डिफरेंट लोगों के लिए गोल्ड
का नज़रिया अलग होता है। जहाँ तक मैं देखता हूँ, जब से मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत की कैपिटल मार्केट्स में, गोल्ड हमेशा ही चर्चा में रहा है। बिल्कुल। चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो 2008 का या कोविड का समय हो, लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ देखा है कि गोल्ड, चाहे वो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन हो, चाहे आप उसको एक एसेट डाइवर्सिफिकेशन का टूल माने, बट वो हमेशा एक आपके पोर्टफोलियो को एक एंकरिंग इफेक्ट देता आ रहा है। और मुझे लगता है ये आने वाले समय में ये एंकरिंग इफेक्ट और ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि अगर आप ग्लोबली चीज़ों को देखें, आज यूएस का डेट रिकॉर्ड हाई पे है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं, और ये सभी चीज़ें होने के बावजूद गोल्ड और इक्विटीज़ दोनों पैरेलली चले हैं। बिल्कुल। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि गोल्ड की चमक और बढ़ेगी करंट लेवल से, गिवन जो कंसर्न्स ग्लोबल मार्केट्स में हैं। और अगर आप नंबर्स की बात करें तो पिछले 1 साल में हम लोगों ने करीब करीब 32% रिटर्न देखा है। लास्ट 5 साल में करीब 200% का रिटर्न है। तो ये किसी मायने में इक्विटी एज एन एसेट क्लास से पीछे नहीं रहा है। तो मुझे लगता है ये, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या आप निवेशक हैं, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है, फ्रॉम गोल्ड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आज आप किसी भी टिपिकल इक्विटी खरीदते हैं तो इक्विटी का एक ज्योग्राफिकल रीच होता है। जी। मैं आज रिलायंस का शेयर जाके अफ्रीका में नहीं बेच सकता हूँ, बट फॉर but गोल्ड, स्वयं गोल्ड आप इज कर अ सकते हैं। ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी। मैं आज अगर मैं गोल्ड होल्ड करता हूँ तो अनसर्टेनिटी के टाइम में मैं कहीं भी उसे बेच सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आई थिंक इन ऑल ये कहना चाहूँगा कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। जी। और आप डिसाइड करें कि आप किस एज ग्रुप, किस इनकम ब्रैकेट, किस रिस्क एपेटाइट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बट गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। विक्रम, क्या एक कारण सोने की चमक का है कि सेंट्रल बैंक्स इस समय अपनी जो टोटल एलोकेशन है वह चेंज कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। चाइना भी यूएस ट्रेजरी में इतना अब नहीं निवेश कर रहा है। सो धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन सेंट्रल बैंक जो हैं वह यूएस ट्रेजरी से हटके गोल्ड में डाल रहे हैं, और एक वो बड़ी डिमांड आ रही है जो हिस्टोरिकल नहीं थी। क्या एक ये बहुत बड़ा प्रमुख कारण है जिसकी वजह से इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग हायर, और इंटरनेशनल ऊपर जाएगा तो जाहिर इंडिया में भी ऊपर जाएगा? एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया। अगर आप लेट 90s की बात करें, जब एशियन करेंसी क्राइसिस हुई थी, तो जो सेंट्रल बैंक्स का रुझान था वो ये था कि आप गोल्ड बेचिए और डॉलर खरीदिए। और ये नौबत आ गई थी कि मतलब सेंट्रल बैंक्स ने एक वाशिंगटन अकॉर्ड किया था जिसमें उन्होंने लिमिट कर दिया था कि आप 400 या 500 टन से ज़्यादा गोल्ड नहीं बेच सकते हैं। तो वो एक दायरा था जब एवरीबडी वांटेड टू बी 100% इन गोल्ड लेट 90s में। 25 साल के बाद अभी आप देखें तो पिछले 10 साल का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, 10 या 20 साल का, 20 साल पहले टोटल होल्डिंग्स जो थी यूएस ट्रेजरी की एग्रीगेट बैंक्स की, सेंट्रल बैंक्स की, वो 75% थी। आज वो 60% से नीचे गिर गई है। आप कह सकते हैं कि 20 साल में ये बहुत ही ग्लेशियल ट्रेंड है, लेकिन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो अगले 20 साल में डॉलर जो है वो एक माइनॉरिटी होल्डिंग हो जाएगा सेंट्रल बैंक्स का। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ओवरनाइट चेंज होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये है कि 2008 के बाद और कोविड क्राइसिस के बाद एक्सेलरेशन हुआ है गोल्ड का एक्विजिशन का सेंट्रल बैंक्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका सबसे बड़ा एसेट जो आप होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसकी कोई गाइडेंस ही नहीं दे पा रहे हैं सेंट्रल बैंक। अभी देखिए, अभी जैसे जो यूएस सेंट्रल बैंक्स हैं, दे आर द स्मार्टेस्ट पीपल इन द रूम ऑलवेज। जब वो कह रहे हैं कि हम डेटा बेस्ड आपको व्यू देंगे इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट्स का, तो आप समझ सकते हैं कितनी हेडेक है सेंट्रल बैंक्स के लिए कि मैं ट्रिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खरीद के बैठा हूँ पोर्टफोलियो। इसलिए आपने एक स्टॉक खरीद लिया, आप वेट कर रहे हैं कि उसका, एंड ये आप यू आर मैनेजिंग दिस एज अ ट्रस्टी। आप एक पूरे देश के ट्रस्टी हैं, आपका अपना पर्सनल पोर्टफोलियो नहीं है। आपकी जवाबदारी है गवर्नमेंट को, आपकी जवाबदारी है लोगों को। सो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि डॉलर ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, और इसलिए गोल्ड का जो जिसे मैं कहता हूँ अपील, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने बहुत ही अच्छी बात की, क्रेडिट रिस्क
व्यू किया जा रहा है। आजकल बहुत सीरियस लोग भी बात कर रहे हैं कि शायद 10 साल 20 साल पहले हम नहीं बात करते थे यूएस का डिफॉल्ट का, लेकिन ऐसा हो सकता है आगे आने वाले डिकेड्स में पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो गोल्ड में कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, मार्केट रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काउंटर हो जाता है हेजिंग अगेंस्ट करेंसी फ्लोस। तो ये 3-4 रीजंस हैं, इसलिए गोल्ड जो है, अगर आप नियर टर्म की बात करें मार्केट की, तो अब कोविड को भी हुए भी 3-4 साल हो गए, तो कोविड से अगर आप देखें फिक्स्ड इनकम जो है वो एक बहुत ही वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है अगर आप ग्लोबली देखें तो, और इसीलिए जो रोटेशन हुआ है वो एक्विटी में हुआ है और फिक्स्ड इनकम को ना प्रेफर करके लोगों ने गोल्ड में पैसा डाला है। तो ये 3-4 रीजन जो है जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड दी है गोल्ड को, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइमों में ये फैक्टर्स हो सकता है कुछ बढ़ जाए कुछ कम हो जाए, लेकिन ये सस्टेन रहने वाले हैं लॉन्ग टर्म में। ओके और यही वजह है क्योंकि सबसे दुनिया के सबसे क्रेडिबल हैंड्स के पास सोना रहता है। और जब हम प्रोमो बना रहे थे गोल्ड महाकुंभ का, तो उसमें हमने नाम भी दिया था कि सोना कभी सोता नहीं, इसलिए कि आप कहीं भी सोने को बेच सकते हैं। जैसा जय कह रहे थे, दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त, अब बैंक्स बंद हो जाते हैं लेकिन आपके अपने ज्वेलर है, वहाँ पर जाएं और अपने गोल्ड को भुना सकते हैं। और लगातार यही वजह है कि सेंट्रल बैंक्स की जो होल्डिंग है, उनका जो मार्केट शेयर है, वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और खास करके रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कुछ नंबर्स आप अगर शेयर करना चाहें कि किस तरह से मार्केट शेयर में बदलाव हुआ है गोल्ड की होल्डिंग में जो रिजर्व करेंसी के तौर पर। नहीं तो अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो सबसे ज़्यादा इजाफा इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक्स ने किया हुआ है। अगर मैं टॉप 4 कंट्री की बात करूं तो सबसे ज़्यादा खरीदारी चाइना, टर्की, पोलैंड और इंडिया ने की हुई है। एंड इसका रीज़न ऑलरेडी बताया जा चुका है कि थोड़ा सा एक हट रहे हैं यूएस ट्रेजरी में एक्सपोजर से, डॉलर पे डिपेंडेंसी घटानी है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की काफ़ी बाइंग आ रही है एंड काफ़ी कंसिस्टेंटली आ रही है, इवन इस लेवल्स पे भी आ रही है फ्रॉम ऑल दीज इमर्जिंग मार्केट्स के सेंट्रल बैंक से। एंड ये ट्रेंड हम लोग आगे भी देखेंगे अगले कई सालों में, बिकॉज आई थिंक दैट ट्रेंड टुवर्ड्स यूएस की ट्रेजरीज के ऊपर थोड़ा लेस डिपेंडेंट होना, डॉलर के ऊपर कम डिपेंडेंट होना, दैट ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू। सो वो खरीदारी एक स्ट्रॉन्ग आती रहेगी। ओके चलिए, तो यहाँ पर शुभांकर आपको भी जोड़ते हैं। मेरे ख्याल से सचिन जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम पर। दोनों से एक एक सवाल लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे ख्याल से डिमांड आउटलुक भारत के लिहाज से शुभांकर अगर मुझे समझना हो तो किस स्तर पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ग्लोबल फैक्टर्स और मैक्रोज पर तो हमने बात कर ली है। भारत की ओर से अगर मैं डिमांड ट्रेंड समझना चाहूँ, खासतौर से अगर मैं फिजिकल गोल्ड की बात करूँ, तो आप किस तरह ट्रेंड में बदलाव देख रहे हैं और किस तरह का कोई नया ट्रेंड आपको उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हम लोग का जो डिमांड ट्रेंड के बारे में अगर देखा जाए तो Q1 में ओवरऑल सेल्स थोड़ा डाउन था, क्योंकि गोल्ड का प्राइस मार्च या फरवरी मार्च के तुलना में बहुत जंप कर गए थे। फिर इलेक्शन का माहौल था या समर वेव्स चल रहा था, तो रिटेल थोड़ा स्लो था। मगर ड्यूटी कट करने के लिए Q2 में हम लोग देखे कि गोल्ड का डिमांड कंज्यूमर के लिए एक बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर गए। तो Q1 में अगर हम लोग 7.5% का ग्रोथ देख रहे थे, तो Q2 में वो ग्रोथ अपवर्ड ऑफ 15% हो रहा था। सो डिमांड ट्रेंड भारत में 700 से 800 टन के बीच में रहते हैं। सचिन जी और एग्जैक्टली नंबर्स बता पाएंगे, बट हम लोग के हिसाब से इस बार 15% ग्रोथ हम लोग डिमांड ट्रेंड में देख रहे हैं। तो अगर लास्ट ईयर 700 टन के आसपास था, तो इस बार वो 800 टन के आसपास होना चाहिए। ये लास्ट 2-3 दिन गोल्ड का प्राइस जंप करने के लिए थोड़ा कस्टमर्स के अंदर में एक संकोच आता है कि इतना शॉर्ट टाइम में जंप हो गया है। बट जब तक ये जंप नहीं हुआ था, तब तक कंज्यूमर्स में सामने में वेडिंग के सीजन थे और लोगों का जितना सेविंग्स का पैसा था, ये एक मौका मिला था उन लोगों को कि ड्यूटी कट हुआ है तो वो लोग खरीद रहे थे। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि 12 से 15% वॉल्यूम में डिमांड जंप करना चाहिए। ये बहुत बड़ा नंबर आप बता रहे हैं, तो आपका ये मानना है कि गोल्ड की जो ग्रोथ रहेगी इंडिया में वॉल्यूम टर्म में इंडिया की जीडीपी से ज़्यादा रहेगी? बिकॉज ये जो 12% का आप नंबर बता रहे हैं, हिंदुस्तान की जीडीपी की ग्रोथ 7 से 8% है, और आप ये मान रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ गोल्ड के अंदर यह साल भारत की जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा रहेगी। करेक्ट, क्योंकि लोगों में एक चीज हम लोग इंडियन कंज्यूमर्स के अंदर देखे हैं, ये अपना एक्सपेक्टेशन है कि ये जिस हिसाब से इंटरनेशनली गोल्ड का प्राइस
अपवर्ड जा रहे हैं। और टायर 2, 3, 4 टाउन्स में हम लोग एक अलग तरीके से ग्रोथ देख रहे हैं। समहाउ में भी मानसून अच्छा हुआ था, और जिस हिसाब से कंजम्पशन हो रहा है अर्बन सिटी सेंटर्स में तो हो रहा है जो भी चल रहा है, मगर स्मॉलर टाउन से रिस्पॉन्ड और ज्यादा आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आई थिंक दैट जैसे 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 डॉलर का प्रिंटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा, अभी सामने में इलेक्शंस है, फेड इंटरेस्ट रेट कट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो होगा तो और लिक्विडिटी मार्केट में आएगा। तो आई आई थिंक दैट लोगों के अंदर ये एक सोच रहेगा कि गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। और उस हिसाब से इन्वेस्टर डिमांड बोलिए, कंजम्पशन डिमांड बोलिए, इंडिया का जो कंजम्पशन लेवल्स है वो भी बढ़ने वाले हैं। रिसाइकल्ड गोल्ड का एक ट्रेंड है, वो एक अलग चीज से हम लोग को देखना चाहिए कि 20, 22, 25, 30% तक लोग अपना ओल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज करके न्यू ज्वेलरी ला रहे हैं, मगर अदर देन दैट अपने को तो 12 से 15% का ग्रोथ दिख रहा है। ये बड़ा नंबर है। हम कहते हैं कि इंडिया में इक्विटी मार्केट से जो ग्रोथ आ रही है, अर्निंग्स की 12-13% की ग्रोथ आ रही है, उसके मानने में अगर गोल्ड वॉल्यूम की ऑफ टेक 12-13% हो सकती है, तो इतने लार्ज बेस पर वेयर इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, बोथ in terms of real and also in terms of investment, I think that's a very big number. Sachin, आपके estimates क्या हैं? Because you look at this space very very closely. What are your estimates for gold growth in FY25? Volume growth की बात कर रहे हैं सचिन। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलवाया। विश्वा जी, कविता जी, थैंक यू वेरी मच टू गेट मी हियर। और जैसे अभी बोला गया, एक निवेश फायदे अनेक, डी डॉलराइजेशन, एंकरिंग इफेक्ट, तो ये बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छे मुद्दे आप लोगों ने कवर करे हैं। एंड इसमें काफी डिटेल इसके पीछे है जब हम कहते हैं डी डॉलराइजेशन इफेक्ट एंड अदर थिंग्स। सो मैं पूरी तरह से सहमत हूं जो अभी तक आपके पैनल में बोला गया। अभी जैसे आपका क्वेश्चन है कि मैं हिंदुस्तान और हमारे भारत के बारे में बताऊं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो जो 3-4 ट्रिगर्स हैं ग्लोबली और इंडिया में, फर्क नहीं है। जो 4-5 चीजें देखी जाती हैं गोल्ड को लेके। पहली चीज है सेंट्रल बैंक बाइंग। दूसरा, जैसे अभी शुभांकर ने अभी इलेबोरेट करा, कंज्यूमर बाइंग ऑफ ज्वेलरी। तीसरा, एक इन्वेस्टमेंट बार एंड कॉइन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण एक एरिया है जिसमें अभी एम्फेसाइज करना चाहूंगा, जो फिजिकल है, बिकता ज्वेलर्स के थ्रू है मोस्टली, लेकिन उसकी एक पर्पस फर्क है। और इसके अलावा हमारी एक रिक्वायरमेंट रहती है टेक्नोलॉजी की। सो अब इन चारों पे अगर आप भारत के बारे में जूम करें, तो जो Q1 था उसमें करीब 149 टन्स की हमारी कंजम्पशन थी ब्रॉडली, और ये करीब 5 से 6% पिछले साल के क्वार्टर से डाउन थी, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली हाई प्राइसेस देखे। उसके बाद आया जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्वार्टर, जिसमें जुलाई में ड्यूटी कट हुआ। एक उससे बहुत एम्पलीफिकेशन हुई है कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर डिमांड की, जो एक कंज्यूमर हमारा ज्वेलरी के प्रति दुकानों में जाके खरीद रहा है। तो अगर आप 4 मुद्दे देखें, सेंट्रल बैंक परचेज स्ट्रांग है इंडिया में, दैट कंटिन्यूज। हमारी ज्वेलरी सेल करीब 17% डाउन थी पिछले क्वार्टर में, 17% इन वॉल्यूम, एंड करीब 13% ग्रोथ हमारा वैल्यू में था, बिकॉज इवन जो वैल्यू लास्ट ईयर और इस ईयर में काफी फर्क थी। और तीसरा आप देखें कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो हम ईटीएफ वगैरह में हम लोग करते हैं, ईटीएफ फ्लो भी बढ़े। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर जो अभी चल रहा है, इसके हम आंकड़े सितंबर के बाद बिल्कुल दे पाएंगे डिटेल में। लेकिन हमारी इंडिकेशन ये है कि जो हम लोगों ने पिकअप किया है कि ज्वेलरी पे काफी अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण एक काफी ग्रोथ हमें दिख रहा है। रूरल इंडिया, बिकॉज हमारे इस साल में हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि रूरल इंडिया की जो बाइंग होती है, दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू कि इस साल का मानसून कैसा रहा है, तो वो बहुत अच्छा रहा है, तो उसका आउटकम आपको अगले 2 से 3 महीने में दिखेगा। तो दैट इज वेरी पॉजिटिव। एक हम लोग एक सर्वे सेंट्रल बैंक से करते हैं एज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, तो उसमें करीब 29% सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली ने हमें कंफर्म किया है कि उनकी कंटिन्यूड बाइंग रहेगी। और जैसे एक हमारे को पैनलिस्ट ने पहले मेंशन करा था कि ग्रोइंग मार्केट्स में के सेंट्रल बैंक्स में, ये डेवलपिंग मार्केट्स सेंट्रल बैंक्स में ज्यादा ये महत्वपूर्ण आकांक्षा है, तो ये 29% उन्हीं मार्केट्स का है। तो इन सबको जरिए में रखते हुए, जो अगर आप देखेंगे क्या 3-4 ट्रिगर्स हमारे को दिमाग में रखने चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका है कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो ग्लोबली, पर्टिकुलरली वेस्टर्न मार्केट में काफी तरह से प्रॉफिट बुक कर रहे थे, काफी एग्जिट था पिछले 6 महीने में, दे आर कमिंग बैक। सो अगर आप पिछले 4 हफ्ते का आप आंकड़ा देखें, तो ईटीएफ बाइंग, ईटीएफ इन्वेस्टमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण एक रीजन होता है कि गोल्ड का प्राइस ऊपर नहीं नीचे जाए, तो दैट इन्वेस्टमेंट इज कमिंग बैक, नंबर 1। नंबर 2, ज्वेलरी जो कंज्यूमर ऑन ग्राउंड है, उसका एक कंजम्पशन पैटर्न इस क्वार्टर, जो अगला क्वार्टर है हमारा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसे हम फेस्टिव क्वार्टर बोलते हैं, उसमें हमारा एक प्रोजेक्शन है कि काफी स्ट्रांग रहेगा। और तीसरा, जो आपका इंडिया में ईटीएफ का जो फ्लो है,
अगर आप सिर्फ पिछले 3 से 4 हफ्ते का देखें, इट हैज बीन अ रिकॉर्ड हाई दैट वी हैव एवर सीन। सो इन सबको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक गोल्ड का काफी अच्छा ये साल रहने वाला है। और लॉन्ग टर्म जरिए से मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि जो भी इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नॉट बिकॉज अगले 1-2 हफ्ते में वॉलेटिलिटी जरूर आएगी, चीजें ऊपर नीचे जरूर जाएंगी, लेकिन मिड टू लॉन्ग टर्म में दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक चीज़ और निकुंज सर मैं कहना चाहूँगा कि अब वैल्यू टर्म में, क्योंकि दाम पिछले अगर 2019 से देखें तो लगातार बहुत ज़बरदस्त तेजी आई है गोल्ड में। पहले गोल्ड में होता क्या था 2000 से पहले कि सिंगल डिजिट रिटर्न और महंगाई से हेजिंग के तौर पे लोग देखते थे, अब कंप्लीटली एक एसेट क्लास के तौर पर उभरा है। देखिए मेरे हिसाब से गोल्ड को, शायद ये सवाल हम सब पैनल वालों से भी डिस्कस करेंगे कि आपको डिसाइड करना है कि आपको गोल्ड से रिलेशनशिप क्या रखना है। यू हैव टू डिफाइन योर क्या रिश्ता है रिलेशनशिप सोने विद का? गोल्ड। सोने का आपका सोने से क्या रिश्ता है? अगर आपको ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना है तो आपको एस्थेटिक की तरफ लीन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि रीसेल ऑफ ज्वेलरी की वैल्यू हमेशा कम रहती है। ज्वेलरी शुड नेवर बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, इट शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड फॉर वैनिटी एंड फॉर फॉर अदर Show off, शो flaunt ऑफ। and- हाँ जी, मतलब वैनिटी खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी, शो ऑफ फ्लॉन्ट के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए सुंदरता बढ़ाने के लिए, वही। तो ये पहला रिश्ता हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया, आप गोल्ड में अगर निवेश कर रहे हैं तो आपको आपको लिक्विडिटी का एडवांटेज मिलता है। आप जमीन जायदाद में निवेश करते हैं, आप अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, साइकिल आपके अगेंस्ट में अगर हो गई तो आपको सोने के अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। खास करके रियल एस्टेट जमीन जायदाद अगर आप बेचना चाहते हो तो अचानक नहीं बिकती है, बिल्कुल। तो उसके अंदर आपको समय लगता है। तो सेकंड, लिक्विडिटी एंड इमीडिएट कैश की आपकी नीड सर्व करता है। तीसरा, आपको ये समझना पड़ेगा गोल्ड जो है लॉन्ग टर्म में अभी रिटर्न अच्छा दे रहा है, मगर लॉन्ग टर्म में इक्विटी से कम रिटर्न देगा अगर हम 10, 15, 20 साल की बात करें, बिकॉज गोल्ड इज नॉट एन प्रोडक्टिव एसेट। ओके, इक्विटी इज अ प्रोडक्टिव एसेट, वहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो रही है, अर्निंग्स आ रही हैं। तो गोल्ड का जो रिटर्न रहेगा वो एफडी से ज़्यादा रहेगा, वो इक्विटी से कम वॉलेटाइल रहेगा और फिक्स्ड इनकम के आसपास रहेगा। अगर आप इस डेफिनेशन से गोल्ड को अप्रोच करते हो तो आप अपना रिश्ता डिफाइन कर लीजिए, और जहाँ आपको रिश्ता अपना पता है तो आई थिंक गोल्ड फिर आपके साथ ठीक बैठेगा। ठीक बैठ सकता आपका रिश्ता कैसा है सोने के साथ? सी बीइंग इन इंडिया एंड यू ऑलवेज हैव दिस, हम लोग हम आई एम 40+, तो हमने गोल्ड के ये ETF जैसे प्रोडक्ट्स कभी देखे नहीं थे। हमेशा गोल्ड जो देखते थे घर में देखते थे, या तो फिर पेरेंट्स प्योर फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं गोल्ड बार तो बहुत बड़ी होती थी, गिन्नी बोल सकते हैं बार तो देखिए बार तो बहुत बड़ी बात हो गई छोटे छोटे कॉइन जरूर दिखते थे दिवाली दशहरा पे, दादाजी मम्मी लोग जो बात करते थे, छोटे छोटे कॉइन्स आते थे, हम छोटी छोटी गिन्नियाँ बोलते थे तो वो आपने हमेशा देखे हैं। मगर एक जो परिवर्तन मैं देख रहा हूँ, दैट गोल्ड की जो स्टोरेज की आपकी कॉस्ट होती थी, आपको हमेशा डर लगा रहता था भाई हम गोल्ड को स्टोर कहाँ पे करें, या तो बैंक लॉकर पे करें या घर में करें। बिकॉज ऑफ ETF फॉर्म्स द गोल्ड स्टोरेज कॉस्ट हैज चेंज्ड, एंड आई थिंक एंड द ईज ऑफ सेलिंग गोल्ड बिकॉज ऑफ ETFs एंड एवरीथिंग हैज चेंज। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, गोल्ड का डिजिटल रूप अब हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सर इससे रिलेटेड मेरा सवाल भी है, वो सवाल मैं विक्रम सर आपसे पूछूंगा। जो जिस तरह का फाइनेंशियलाइजेशन होना चाहिए था गोल्ड ETF का, अब तक वो नहीं हो पाया है। जो पहुंच होनी चाहिए, दायरा, वो नंबर शेयर करेंगे कितने लोग गोल्ड ETF अभी खरीदते होंगे? क्योंकि गोल्ड खरीदने वाले 100% हो सकते हैं देश में, लेकिन गोल्ड ETF खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं अभी भी। तो जागरूकता काफी कम है, उसके पीछे क्या वजह है? आप लोग ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या हम लोगों की जरूरत है आपके साथ काम करने की? एब्सोल्युटली। सी देखिए, इंडिया में कुछ 3 से 4 लाख करोड़ का सोना कंज्यूम होता है या ट्रेड होता है, जो भी आप कह लीजिए। इसमें मैं जो स्क्रैप है और जो अनऑफिशियल सेक्टर है सब मिला के वेरी रफ फिगर, आई मीन सचिन विल बी एबल टू गिव अ बेटर फिगर देन मी, इसमें से हार्डली कुछ 3 या 4% ETF में आता है। अभी भी हम 95% से लेके 97% तक जो है वो फिजिकल गोल्ड की तरफ। गोल्ड में जा रहे हैं। उसके रीज़न 2-3 है। पहली बात, जो ETF है वो एक म्यूचुअल फंड का पार्ट, इकोसिस्टम का पार्ट है। तो अभी वो उन इन्वेस्टर्स के रडार में, अभी तो खैर चेंज हो रहा है। अभी हम जैसे सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प किया है, आप लोग ने बहुत हेल्प किया है इसको प्रोपोगेट करने के लिए, और मैं आपको एक बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मैं ये बात हर इवेंट में बोलता हूँ कि अगर आप कोविड के बाद से देखें तो जितना निवेश इंडियन इन्वेस्टर्स ने ETF में किया है ऑन अ परसेंटेज टर्म, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। जबकि अगर आप उनके वेस्टर्न काउंटर पार्ट देखें तो वहाँ पे नेगेटिव फ्लोज हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियंस ने सिल्वर और गोल्ड की रैली पूरी
राइट करी है, जिसमें आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप अवेयरनेस कर रहे थे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सेकेंडली, अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। कुछ टाइम पहले तक सिर्फ जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स थे वो ही गोल्ड ETF की तरफ देखते थे जी, क्योंकि आप देखिए, अगेन जैसे आप अभी, मतलब मैं आपसे आर्ग्यू कर सकता हूँ कि शायद गोल्ड का रिटर्न इतना कम नहीं है जितना आप बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बायस है, क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट हैं और इक्विटी जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास अभी तक चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कंपेयर करिए इसको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स वेस्टर्न इकोनॉमीज जो सो गई हैं, और या चाइना का अगर आप स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। और आई थिंक जो चाइनीज एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना लोगों के लिए, इंडियन निवेशकों के लिए, कि जब तक उनका स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट चल रहा था, गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी टर्म्स में आता था। लेकिन जब उनको लगा कि उनका मार्केट जो है वो एकदम डिक्लाइन होने वाला है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो सिर्फ चाइनीज सेंट्रल बैंक नहीं है जिन्होंने बाय किया है, चाइनीज रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी गोल्ड बाय किया है। और चाहे 20% मार्केट ऊपर जाए या 25% मार्केट जाए, उनकी बाइंग कहीं ना कहीं वो बरकरार रही है। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन ये लेसन सबके लिए है कि डोंट वेट फॉर द म्यूजिक टू स्टॉप इन द मार्केट्स। तो इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहे हैं, मैं भी चाहूंगा, मैं एक पेट्रियोटिक इंडियन हूँ कि हमारे इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा करें, लेकिन हमको पता नहीं कब म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा, तो उसका वेट मत करिए, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो सोना आपको बहुत महंगा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर बीमारी के बाद अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, और पहले ले लेंगे तो उसका प्रीमियम कम होगा। ओके, हालांकि ये स्टोरी हर एसेट क्लास में लागू होती है। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप करें कि इस पीरियड के दौरान, जैसे 2005 के बाद का मैं पूरा आंकड़ा देख रहा था निकुल सर, तो 2005 से 2024 के दौरान सेंसेक्स निफ्टी से ज्यादा रिटर्न गोल्ड ने दिया है। हो सकता है, लेकिन आप 50 साल का देखें तो उससे बहुत आगे कुछ अलग स्टोरी आपको। ऐसे पहलू हमने चर्चा में छुए, जिन पर बातचीत हुई, जहां पर हमने समझा कि कैसे कीमतें ऊपर जा रही हैं, कैसे हम देख रहे हैं कि आज भी काफ़ी हद तक लोग फिजिकल गोल्ड को ही भारत में प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि निवेश को लेकर आपके पास और भी कई सारे ऐसे पैमाने हैं, विकल्प है जहां पर निवेश किया जा सकता है। तो चर्चा को अब इसी छोर से जय मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि भारतीय अभी भी फिजिकल गोल्ड प्रेफर करते हैं, तो सोने के साथ तो एक चीज आती है कि मेरा सोना मुझे दिखना चाहिए, ठीक है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप फंड्स के तौर पर, ETF के तौर पर, अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के तौर पर भी समझना चाहें या SGB के तौर पर भी समझना चाहें, हालांकि वो बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हमने देखा कि सोने को लेकर निवेश में जागरूकता उसके जरिए बहुत बड़ी है, अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अच्छा इसमें तो डाल दिया, SGB कर दिया, ETF भी शायद कर ही दिया होगा, हालांकि बहुत कम संख्या है, उसके बावजूद भी फिजिकल गोल्ड हमारे पास होना चाहिए। क्या मानसिकता है जिसमें बदलाव की जरूरत है? क्योंकि हम जागरूकता की बात कर रहे हैं, कहां पर अभी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पीछे रह जाते हैं थोड़ा? कविता, बहुत अच्छा सवाल है। अभी हम ब्रेक में निकुंज इस टॉपिक को टच कर रहे थे। देखिए, आज इंडियंस, स्पेशली अगर इंडियंस की बात करें, तो आज गोल्ड के साथ हमारा रिश्ता अभी भी बहुत इमोशनल है। बिल्कुल। अगर आप फिजिकल गोल्ड ले लेते हैं एक बार, तो दैट्स द लास्ट थिंग अगर कोई हाउस होल्ड उसे निकालेगा, क्योंकि वो टैबू माना जाता है कि मैंने अपने किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए गोल्ड बेचा, वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ हो जाता है। तो जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, चाहे वो ज्वेलरी फॉर्म में हो या कॉइन या बार फॉर्म में हो, तो आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं उससे, और आपके लिए वो डेड एसेट है, बस पड़ा हुआ है, मैंने उसका कभी एडवांटेज नहीं लिया। सो जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड हुआ है पिछले कुछ सालों में, SGB ने बहुत हेल्प किया है उसमें, ये जागरूकता के लिए कि लोगों को पता है कि मैं घर पे नहीं रखूं, मैं SGB लूं और उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो कुछ हद तक लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। और वो नंबर हम लोगों ने देखा डिफरेंट ट्रांचेस में बढ़ते हुए। आज के दिन में ज़रूरत ये है कि हम गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट देखें, ना कि एज एन समथिंग विच सेटिस्फाइज माई इमोशन। तो अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट क्लास की तरह देखेंगे, तो हम चाहेंगे, या कोई भी निवेशक, रिटेल निवेशक या हाउस होल्ड ये चाहेगा कि मैं उसे एक यूनिट की तरह खरीदूं, जैसे मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ। तो उसके लिए वो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक जब तक वो अवेयरनेस आएगा तभी हम यहाँ पे बड़ा शिफ्ट देख सकते हैं, जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के लिए नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है, सब अग्री करेंगे कि गोल्ड हमेशा एक बेहतर डाइवर्सिफिकेशन टूल रहा है। और आप चाहे इक्विटी इन्वेस्टर हैं या आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं,
लेकिन गोल्ड के कारण आपके एक एंकरिंग इफेक्ट मिलता है आपके पोर्टफोलियो को। तो अगर वो एंकरिंग इफेक्ट आप घर पे ज्वेलरी खरीद के रख रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब इट हैज़ टू कम इन द मेन स्ट्रीम। आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदिए, मतलब दैट्स द बेस्ट वे। जबकि जब आपका जो एक्सपेक्टेशन है उस इन्वेस्टमेंट से वो रिटर्न पर्सपेक्टिव से है, तो जैसे आप इक्विटी शेयर्स लेते हैं और वो 20% बढ़ा तो आप देखते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है। अगर आपका गोल्ड यूनिट भी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आप वहाँ भी कंपेयर करेंगे कि भाई मैंने जो चीज़ खरीदा था वो आज 10% या 20% बढ़ा है। तो आई थिंक दैट अवेयरनेस लेवल हैज़ टू कम। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भी को पैनलिस्ट हैं, निकुंज ने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया, विक्रम है। आई थिंक वी ऑल नीड टू कम कलेक्टिवली टुगेदर एंड प्रोमोट इट एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो सिद्धार्थ, किस तरह के निवेशक को किस तरह के निवेश विकल्प में सोने में भागीदारी या एक्सपोजर अपना बढ़ाना चाहिए? हमने ETFs पर चर्चा कर ली है, SGB की हमने बात कर ली है। कितना सोना अपने पोर्टफोलियो में रखें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि ट्रेडिशनली तो हम सबको ये पसंद ही है, तो अधिकतर घरों में या तो फिजिकल गोल्ड के जरिए हम देखेंगे कि उनके पास सोना रहता है। इक्का दुक्का अगर लोगों ने अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना भी रखा होगा तब भी उसमें सोने को कितनी जगह देनी चाहिए और किस माध्यम के जरिए देनी चाहिए, ये दूसरा सवाल आता है। देखिए, मेरे हिसाब से सोने को हेजिंग के साथ साथ, जहाँ पे आप उसको अगेंस्ट इक्विटी मार्केट, अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस एक्सेट्रा, एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छा काम करता है। बेसिकली उसका कोरिलेशन वर्सेस इक्विटी मार्केट काफ़ी लो है टिपिकली, बट साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएशन एवेन्यू भी है। अगर मैं पिछले 3 साल में देखूँ तो निफ्टी और सोने का रिटर्न ऑलमोस्ट बराबर रहा है। ये कंपेयर करना सही है वैसे? नहीं, एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इक्विटी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन अगेन आपको एक रीजनेबल रिटर्न्स गोल्ड जनरेट करके दे रहा है। जैसे हमने बीच में डिस्कस कर रहे थे, इट इज समवेयर बिटवीन डेट एंड इक्विटी। अगर आप 15 साल का रिटर्न देखेंगे, कुछ 3-4% कम रिटर्न दिया है इक्विटी से, बट आपको साथ में देखना पड़ेगा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में कैसे वो पोर्टफोलियो का रिस्क रिड्यूस करता है, बिकॉज इसका कोरिलेशन कम है। देयर आर टाइम्स जहाँ पे इक्विटी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और गोल्ड पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हालांकि हम इस समय में है जहाँ पे गोल्ड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इक्विटी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जब गिरेगा शायद वो कोरिलेशन हम उतना फायदा ना उठा पाए। लेकिन लॉन्ग रन में वी हैव सीन कि एक कोरिलेशन ऑलमोस्ट नेगेटिव होता है गोल्ड वर्सेस इक्विटी। ETF हालांकि काफ़ी कम पार्टिसिपेट कर रहा है इंडियन गोल्ड ओवरऑल इकोसिस्टम में, लेकिन ETF राइट नाउ गोल्ड ETF तकरीबन 37,000 करोड़ का ओवरऑल AUM है, जिसमें पिछले इसी साल 8 महीने में ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपए आए हैं। सो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। आई थिंक शायद हम देखें कि SGB इज गोइंग आउट एज एन ऑप्शन, थोड़ी चर्चा हो रही है उसकी, तो गोल्ड का शायद ETF में हम लोग और ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखेंगे। फ्रॉम एन एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक एनीथिंग बिटवीन 5 to 10% आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में इट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। सो हेजिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के रूप में भी लोगों को देखना चाहिए गोल्ड ETF को। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई आप देखिए सरकार किस दिशा में अपनी पॉलिसी मेकिंग को ले जा रही है, इम्पोर्टेंट है। देखिए जब इक्विटी मार्केट में 2005 के अंदर पहली बार हुआ था कि केलकर कमेटी को अडॉप्ट करा गया था, इक्विटी के अंदर टैक्स हटाया गया था। फिर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर टैक्सेस कम रखे गए, तो इक्विटी अभी भी प्रेफर्ड एसेट क्लास माना जाता है, टैक्सेस कम है। सरकार चाहती है कि आम निवेशक इक्विटी में निवेश करे। तो उसी तरीके से अगर गोल्ड को हम देखें तो, और कोई भी इस सवाल, एक मैं सवाल उछालता हूँ, प्लीज़ उसका जवाब दीजिए, कोई भी दे सकते हैं, कि सरकार ने इस बजट के अंदर टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पे कम करी है। इसी सरकार ने कुछ सालों पहले, कोविड से शायद 1 साल पहले, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, बिकॉज वो गोल्ड का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। तो मैं क्या मान सकता हूँ कि सरकार अब चाहती है कि गोल्ड में निवेश बढ़े, नहीं तो वो क्यों इंपोर्ट ड्यूटी कम करती? क्या मैं सही सोच रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ अगर मैं टैक्स भी देखूँ LTCG और STCG पे, तो अभी गोल्ड ETF और गोल्ड फंड ऑफ फंड लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स होंगे, जबकि बीच में एक फेज़ आया था जहाँ पे सब कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टैक्स स्लैब पे ही आपका टैक्स कट रहा था। सो आई थिंक गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर कि गोल्ड में ज़्यादा निवेश बढ़े, बोथ फ्रॉम एन ETF फंड पॉइंट ऑफ व्यू। टैक्स आपको देना पड़ता है गोल्ड ETF में अगर तो अगर आप तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा फ़र्क हो जाता है, इसलिए ETF आई थिंक ज़्यादा पॉपुलर होगा। अगर आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी और तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में आपके टैक्स स्लैब के बेसिस पे देना पड़ता है, मार्जिनल
टैक्स रेट जो भी आपकी है, एंड 2 साल से ऊपर अगर आपने निवेश करके रखा हुआ है तो 12.5% टैक्स लगता है। लेकिन ETF के केस में ये अवधि 1 साल की हो जाती है। तो ETF के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 साल के बाद ही लगना शुरू हो जाता है। So ETF is the most effective way to invest in gold. फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, यस ऑब्वियसली। देखिए, मैं एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा इसको लाइटर वे में लीजिए आप भी और आपके, कि इंडिपेंडेंस के बाद से हमारा एज अ कंट्री गोल्ड के साथ एक लव और हेट रिलेशनशिप रहा है। लव इसलिए रहा है क्योंकि कभी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में या ग्लोबल इकोनॉमी में भूकंप या अर्थक्वेक आता है तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस आज हमारे हाउस होल्ड्स के पास कम से कम $1 से $2 ट्रिलियन गोल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना, वैसे हम एक रेजिलिएंट ट्राइब भी हैं, एक कम्युनिटी भी है, लेकिन गोल्ड जो है एक फाइनेंशियल रेजिलियंस देता है हमारे हाउस होल्ड्स को। आपने देखा कोविड में कितने लोगों ने गोल्ड को यूज़ किया, ये फाइनेंशियल क्राइसिस में कितने लोगों ने गोल्ड को यूज़ किया अपना नियर टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये तो लव पार्ट है, और हेट पार्ट है कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उसका इम्पोर्ट कम हो। तो इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की ज़रूरत है। हम इमर्जिंग इकोनॉमी है, हाँ हमको डेट में और इक्विटी में भी पैसा चाहिए, लेकिन गोल्ड को अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो जो लेट 90s से पहले की सिचुएशन थी कि आपको ऑफिशियल इम्पोर्ट कुछ था, और जब आपने पूरा गोल्ड मार्केट खोला तो उसके बाद आपका ऑफिशियल इंपोर्ट जो है वो 5 और 6 टाइम्स हो गया। अब मैं आई डोंट वांट टू गिव कि क्यों हुआ ये, तो अगर आप जितना उसको पुश करेंगे उतना उसमें ग्रे मार्केट बढ़ेगा, जिसमें आपकी इट विल लीड टू लॉट ऑफ क्राइम है या लॉट ऑफ अनप्रोडक्टिव कैपिटल इन्वॉल्व हो जाएगी। और हमको ये सब एक्टिविटी क्यों चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि गोल्ड जो है वो एक कल्चरल एफिनिटी है हमारे तरफ। तो मैं समझता हूँ एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए ETF क्यों एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि उसमें ना तो मनी लॉन्ड्रिंग पॉसिबल है ना टैक्स अवॉइडेंस पॉसिबल है उसमें। तो अगर आप, मैं तो ये बोलता हूँ इन्वेस्टर्स को, अगर आपको सोना खरीदना है जिसकी रिक्वायरमेंट 5 और 10 साल के बाद होने वाली है तो आप ETF ले लीजिए। जब आपको, क्योंकि आप आज ज्वेलरी खरीदेंगे, हो सकता है 10 साल के बाद वो डिज़ाइन जो है वो नहीं रहे इन लोग, तो आप ETF में इन्वेस्ट करिए। और अभी तो टैक्सेशन एकदम सिंपल हो गया है, और जब आपको गोल्ड खरीदना हो तो आप एक्सचेंज कर लीजिए उसको। इंटरेस्टिंग। एक्सपर्ट पैनल के पास में जाऊं उससे पहले, क्योंकि विश्व मोहन काफ़ी अरसे से पूरे कमोडिटी क्षेत्र को कवर कर रहे हैं और सोने में इनकी पकड़ भी है, तो आप जब फील्ड पर जाते हैं मेरे ख्याल से आपको पता चल जाता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, माहौल किस तरफ जा रहा है। अभी देखिए त्योहारी मौसम में हम शामिल हो चुके हैं, दिवाली है, शादी ब्याह का मौसम भी शुरू हो जाएगा। अब की बार का उत्साह कैसे भाप पा रहे हैं? जब आप ज्वेलरी की अगर मैं खरीदारी की बात करूं, क्या समझ में आता है? ये इस बार जो पिछले जितने भी B2B शोज हुए हैं ना, वहीं पे वो रिएक्शन दिख गए थे। अच्छा। और जो वॉल्यूम थे 20-25% तक के उनके जो सेल्स में इजाफा देखने को मिला। अब तक के जितने भी शोज हुए हैं, चाहे वो GJEPC करे, इफ्जा करे या GJC करे, तमाम एसोसिएशंस के नंबर्स काफ़ी दिख रहे हैं। तो जो ज्वेलर्स है वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए लग रहा है कि इस बार बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी में जो कटौती हुई थी उससे दाम कम हो गए। इंटरनेशनल मार्केट में लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। जितने भी सिनेरियो है अभी गोल्ड के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। चलिए शुभांकर जी के पास चलते हैं। शुभांकर, जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी में अचानक कटौती हो गई थी, एक ज्वेलर के तौर पर आप लोगों ने इतनी उम्मीदें नहीं की थी। जब बजट से पहले मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा था तो आप कह रहे थे कि ड्यूटी कटौती होनी चाहिए, 5-6% की होनी चाहिए। 9% घटने के बाद क्या आप लोग उसके लिए तैयार थे? आप लोगों ने कैसे हेजिंग कर रखी होगी, वो कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। देखिए, हम लोग का एक्सपेक्टेशन तो 9% का था नहीं। हम लोग जरूर मांग रहे थे कि ड्यूटी कट हो, पर सरकार ने जो सोच से ड्यूटी कट किया है, ये हम लोग की इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड स्लो होता जा रहा था, आई थिंक दैट हम लोग का मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इंडिया, जो लोग ज्वेलरी खरीदने में, गोल्ड खरीदने में एज एन एसेट क्लास, एज अ सेविंग्स विश्वास रखते थे, तो उनके लिए थोड़ा और अफोर्डेबल हो गया। तो अभी अगर हम लोग एनालाइज करें कि इसका हेजिंग हम लोग कैसे किए थे, ज्वेलर्स लोग 2 तरीके से हेजिंग करते हैं। या तो वो लोग MCX में सेल करके सेल पोजीशन में अपना इन्वेंट्री को हेज करते हैं, या तो जिन लोगों का गोल्ड मेटल लोन बैंक के साथ उनका टाई अप है, उस हिसाब से वो गोल्ड मेटल लोन लेते हैं। और वो गोल्ड मेटल लोन में इंटरनेशनल प्राइस अप डाउन
जैसे जैसे होता जाता है, जिस हिसाब से वो बेचते हैं उस हिसाब से वो प्राइस को फिक्स करके बैंक को पे कर देते हैं। पर जब ड्यूटी कट होता है, जिन ज्वेलर लोग का ऑलरेडी लोन ले चुके थे उनको ऑलरेडी ड्यूटी बैंक को दे दिया था या सरकार को दे दिया था, तो उन जो ड्यूटी कट पेड गोल्ड में उनको हेज का ये ड्यूटी कट के लिए कोई मतलब फायदा नहीं हो पाया, रादर वो ऑलरेडी एक कॉस्ट जैसा, वन टाइम कॉस्ट जैसा मिल गया। मगर जिन लोगों ने एमसीएक्स में सेल करके रखे थे उनके लिए वो जो इमीडिएट फॉल हुआ उसमें उनको ये ड्यूटी कट का इम्पैक्ट में उन लोग एडजस्ट कर पाए थे। उनका इन्वेंट्री में जो वैल्यू डाउन हो गया उसके साथ साथ एमसीएक्स में उनका प्रॉफिट आ गया। इस हिसाब से हेजिंग का मैकेनिज्म चलता है अपना इंडस्ट्री में। ओके, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप हेज करके नहीं चलेंगे, अगर आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा है और मार्केट तो काफ़ी डायनेमिक है, अगर इस तरह के फैसले कभी होते हैं तो आपको नुकसान होता है। छोटे ज्वेलर्स को इस तरह के काफ़ी नुकसान हुए, लेकिन उनकी भरपाई इस बार फेस्टिवल सीजन से होने की लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि दाम कम होने की वजह से और आगे भाव बढ़ने की उम्मीद से लोगों की खरीदारी इस बार काफ़ी रहेगी। सचिन जी, सेंट्रल बैंक्स के नंबर्स हर कोई जानना चाहते हैं कि किस तरह की होल्डिंग्स उनकी है, आगे किस तरह की होल्डिंग होगी। चाइना के सेंट्रल बैंक्स से खबर ये आ रही कि मई के बाद से उन्होंने कोई खरीदारी नहीं की। अभी हाल में खबर आई है, इस हफ्ते खबर आई कि सऊदी के सेंट्रल बैंक ने स्विट्जरलैंड में खरीदारी की है, वहाँ से उन्होंने कुछ इंपोर्ट किया है, बड़े स्तर पर इंपोर्ट किया है। आपके पास कुछ ऐसे नंबर जो शेयर आप करना चाहते हैं सेंट्रल बैंक के बाइंग के? जी, हमारी सेंट्रल बैंक की जो बाइंग के हमारे नंबर्स हैं, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तो हम हर क्वार्टर उन्हें पब्लिश करते हैं विद प्रॉपर वेरिफिकेशन। तो ये जो आपने बोला जो सऊदी का था, ये ऑफ कोर्स हमने सुना है मार्केट में, और उसकी वैलिडिटी कितनी है वो भी वेरीफाई हो रही है। लेकिन अब इसमें डिटेल जाने से पहले मैं एक एक एलिमेंट और बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं और बात ये थी कि हम कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं। जैसे ईटीएफ के ऊपर डिस्कशन था, तो ईटीएफ मेरे हिसाब से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। अगर अभी हमने रिसेंटली कुछ मिलेनियल्स की एक स्टडी करी है, तो यंगर कस्टमर किस तरह से गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, इस तरह से एक गोल्ड ईटीएफ इज अ वेरी बहुत एक सरल तरह से एक इन्वेस्ट करने को देता है। लेकिन अगर आप भारत को सॉल्व करना चाहते हैं, तो भारत सिर्फ दिल्ली, बंबई, मद्रास में नहीं है। मतलब एक हमारा हमारा देश में 70% हम लोग अभी रूरल में भी रहते हैं, और एक गोल्ड की कंजम्पशन वहां पे भी है। तो एक जो इम्पोर्टेंट एक मुद्दा निकला था, वो एक निकला था कि भाई एक कस्टमर जो अभी मेरे को पैनल से मेंशन किया कि आप फिजिकल गोल्ड लें फॉर ज्वेलरी या आप निवेश के लिए लें, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। हमारे हिसाब से हमारे को कंज्यूमर को इस सरलता से देना पड़ेगा, और ये हमारे को एक फंजिबिलिटी देनी पड़ेगी। और अगर हमने ये दे पाए, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास आज ईटीएफ है या 150 ग्राम ईटीएफ मेरे पास है, मैं स्वांकर की शॉप पे जाके उसके द्वारा ज्वेलरी आराम से ले पाऊं, अगर ये हमने सॉल्व कर दिया तो ईटीएफ की कोई लिमिट नहीं रहेगी। जिस तरह जनधन अकाउंट बने हमारे देश में, मेरा एक व्यू है, मेरा एक विजन है कि अगले 2 से 3 साल में हम उस लेवल पे ग्रोथ ईटीएफ की दे सकते हैं। लेकिन उसमें इंडस्ट्री को साथ आना पड़ेगा, और हमारे को रेगुलेटर के साथ, सरकार के साथ एक सोल्यूशन लाना पड़ेगा, एक फंजिबिलिटी का, कि ये दो एरियाज फर्क नहीं रहे कंप्लीटली। एक बात मैं बोलना चाहूंगा बार एंड कॉइन की, जो मैंने मेंशन किया था पर मैं डिटेल नहीं बोल पाया। पिछले क्वार्टर में बार एंड जब ऑल टाइम हाई गोल्ड था, 47% हमने एक बढ़ोतरी देखी वॉल्यूम में फॉर बार एंड कॉइन, और जो वैल्यू में देखें तो 76% थी। अगस्त अभी अभी जो हमारा क्वार्टर चल रहा है उसमें भी हम ये बढ़ोतरी देख रहे हैं, उसके एक्चुअल नंबर्स अभी आएंगे। तो एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंज्यूमर फिर भी फिजिकल लेता है। लेकिन जो भी हमने कॉन्स्टेंटली हम बात कर रहे हैं कस्टम ड्यूटी कट की, आप देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट जरिया सरकार का ये भी है कि सारा एक सिस्टम के द्वारा काम हुआ, और जितना हम पहले बात करते थे स्मगलिंग की और जो अनऑफिशियल गोल्ड आता था, उस पर एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा। तो जो रियल नंबर्स अब आएंगे, जो रियल इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो सामने निकल के आनी चाहिए। और एक लास्ट चीज में बोलना चाहूंगा कि जब हम रूरल इंडिया और पूरे इंडिया की, पूरे भारत की बात करते हैं, तो अगर आप सिर्फ गोल्ड लोन की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मिला के करीब 20 लाख करोड़ का एक गोल्ड लोन मार्केट है। आप अगर कंपेयर हाउसिंग लोन से भी, तो हाउसिंग लोन से भी करीब 7 से 8% ज्यादा है। तो अगर आप, और उसमें जो फॉर्म ऑफ आप रखते हैं, गिरवी रखते हैं, वो ज्वेलरी ही रखी जाती है। तो वैसे हमारा कहना एक तरह से सही है कि आपकी अगर ज्वेलरी है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है और उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर आप डिटेल में जाएं, तो एक हमारे हमारे घरों में और एक सर्टेन इकोनॉमिक स्ट्रेटा में, इट इज अ वेरी लिक्विडेबल एंड अ वेरी लिक्विड फॉर्म ऑफ एक आपकी लाइफ चलाने के लिए काम में आता है। ये बहुत बड़ा मार्केट है, उसको भी रेगुलाइज और चीजें हो रही हैं। तो
दोनों फिजिकल और डिजिटल गोल्ड दोनों का एक आगे बहुत बढ़ोतरी है, लेकिन हमारे को साथ में काम करके किसी तरह से कंज्यूमर को एक सोल्यूशन देना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें एक तरह से लिक्विड हैं। तो आपका पेपर गोल्ड है वो भी लिक्विड है और वो एक कंज्यूमर ऐड कर सकता है। काफ़ी दिलचस्प पहलू सचिन आपने यहाँ पर उजागर किया है और मेरे ख्याल से आप का ये पहलू हम अभी हमारी अगली कड़ी में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस सेशन को फिलहाल समाप्त करने का समय हो गया है। लेकिन जैसे कि हम हमेशा करते हैं, जब भी हम कोई महाकुंभ करते हैं तो हम शो का अंत जो है एक स्लोगन और एक मुहिम के नाम के साथ करते हैं। यहाँ पर हमने कोई एक स्लोगन तो नारा सोचा नहीं है, निकुंज सर ने जरूर सोचा होगा, लेकिन मैं सबसे आखिर में इनके पास आऊंगी क्योंकि सबसे क्रिएटिव स्लोगन से लेकर आते हैं। लेकिन फिलहाल सभी पैनलिस्टों को मैं समझना चाहूंगी, उनसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई नारा सोने को लेकर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या नारा, जैसे कि म्यूचुअल फंड सही है, हम देखते हैं काफी हिट हो गया है, SIP सही है, काफी हिट हो गया है, तो एक एक करके आपके मुताबिक क्या नारा रहना चाहिए सोने में निवेश को लेकर? विक्रम, शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, सोना जो है एक द बेस्ट रियल एसेट बोल लीजिए या रियल हार्ड एसेट है। काफ़ी कंपटीटर आए हैं, उसके साथ बिटकॉइन भी आया है, लेकिन बिटकॉइन ने अगेन अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। तो इट हैज स्टूड द टाइम टेस्ट ऑफ टाइम फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो अभी इसको और अग्नि परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। सोने को जिस फॉर्म में आप देख रहे हैं आप उसमें इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप फिजिकल में ना करें, ETF में करें, सब फॉर्म में करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट है तो ETF ट्राई करें। चलिए, इन्वेस्टमेंट है तो ETF ट्राई करें, आपका ये नारा मैंने मान लिया। जय। मैं कहूँगा कि सोना है हमेशा के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, आपने यहाँ हीरो को मात दे दी है सोने का बोल के। वो सदा है तो ये हमेशा है। सिद्धार्थ। गोल्ड ETF, वेल्थ क्रिएशन विथ ईज। वेरी नाइस। सचिन। मोमेंट्स, वैल्यू क्रिएशन। चलिए, शुभांकर। सोना लीजिए, सुनहरा भारत कीजिए। वाह, विकसित भारत की लाइन पर। और निकुंज सर। ईटी नाउ स्वदेश देखिए और सोने में निवेश कीजिए। मेरे ख्याल से यही एक स्लोगन सबको बोलना चाहिए। एक साथ मैं काउंट दूंगी, ईटी नाउ स्वदेश देखिए और सोने में निवेश कीजिए। ठीक है, 1 2 3। ईटी नाउ स्वदेश देखिए और सोने में निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।